करोड़पति उस समय चौंक गया जब वह बकाया किराया वसूलने गया और उसने एक अश्वेत लड़की को थक कर सिलाई करते देखा। रिचर्ड कोलमैन ने कभी यह दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने बकाया किराया वसूलने के लिए दरवाजा खटखटाया, एक अश्वेत लड़की जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं थी, एक पुरानी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। उसकी छोटी उंगलियां अस्थाई पट्टियों में ढंकी हुई थीं। उसका चेहरा थकावट से चिह्नित था। जब उसने ऊपर देखा तो वहां एक शांत गरिमा थी जिसने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। मेरी मां सो रही है, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं? अपार्टमेंट छोटा था, मंद रोशनी के साथ एक ऐसी जगह की भारी हवा जो कई कहानियों को समेटे हुए है। कमरे के कोने में रंग बिरंगे कपड़ों के साफ सुथरे ढेर ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो ग्रे परिवेश में जीवंतता जोड़ रही थी। रिचर्ड अपने सिलवाया इतालवी सूट में अचानक पवित्र क्षेत्र में एक घुसपैठिए की तरह जगह से बाहर महसूस किया। मैं किराए के बारे में यहां हूं, उसने एक स्वचालित इशारे में अपनी टाई को ठीक करते हुए कहा। आप 2 सप्ताह देर से हैं? लड़की डरी नहीं थी। उसने शांति से सुई को एक तरफ रख दिया, एक लकड़ी के बक्से में चली गई और एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। यह केवल आधा, उसने समझाया। बाकी तब आएगा जब मैं ये कपड़े तैयार कर लूंगी। रिचर्ड ने लिफाफा लिया और घिसे हुए नोटों को गिना, शर्मिंदगी और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस करते हुए कि इस उम्र का बच्चा भुगतान के बारे में इतनी परिपक्वता से कैसे बात कर सकता है। वह स्कूल में होने के बजाय काम क्यों कर रही थी, और उस समय जिम्मेदार वयस्क कहाँ थे? बेडरूम से एक हिंसक खांसी का फिट आया। लड़की चिंतित नहीं थी। उसने बस थोड़ी देर के लिए ऊपर देखा, जैसे कि एक परिचित आवाज सुन रही हो। मेरी मां बीमार है, उसने आसानी से समझाया। मुझे यह काम कल तक खत्म करना है। श्रीमती पैटरसन अच्छा भुगतान करती हैं और हमेशा अधिक ग्राहकों को भेजती हैं। रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दृश्य देख रहा था। काम से चिह्नित छोटे हाथ, थकी हुई लेकिन दृढ़ आंखें, सावधानी से सिले कपड़ों का ढेर। वह हवेलियों में बड़ा हुआ था, निजी स्कूलों में गया था, एक अचल संपत्ति साम्राज्य विरासत में मिला। उसने आखिरकार जो से पूछा। उसने मशीन पर लौटते हुए जवाब दिया, जो विलियम्स। जब वह उस अपार्टमेंट से बाहर निकला तो रिचर्ड को कुछ असामान्य महसूस हुआ, एक ऐसी बेचैनी जिसका वह नाम नहीं बता सकता था। वह अपनी संपत्तियों को स्प्रेडशीट पर संख्याओं के रूप में देखने का आदी था, न कि वास्तविक लोगों के घरों के रूप में जो अपनी चमकदार टेस्ला कार में दैनिक संघर्षों का सामना कर रहे थे। उसने खिड़की से खस्ताहाल पड़ोस को देखा। यह इमारत उसके पोर्टफोलियो में कई इमारतों में से एक थी जिसे एक उभरते हुए क्षेत्र में निवेश के रूप में खरीदा गया था। एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग उसके साझेदार काले और अप्रवासी लोगों के समुदायों का वर्णन करने के लिए करते थे, जिन्हें जल्द ही जेंट्रिफिकेशन द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद एक अप्रत्याशित कॉल ने निवेशकों के साथ उनकी बैठक को बाधित कर दिया। श्री कोलमैन, यह मर्सी अस्पताल है। हम एक मरीज एलन विलियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको उनकी बेटी द्वारा उनके आपातकालीन संपर्क के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्हें उसे अपना नंबर देना याद नहीं था, लेकिन उपनाम के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें तुरंत सम्मेलन कक्ष छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अस्पताल के रिसेप्शन डेस्क पर उन्होंने जो को अकेले बैठे पाया, शांत गरिमा के समान अभिव्यक्ति, लेकिन अब गुप्त रूप से रोने से लाल आंखों के साथ। वे मुझे उससे मिलने नहीं देंगे, जो ने बिना परिचय के कहा। वे कहते हैं कि मैं कमरे में अकेले रहने के लिए बहुत छोटी हूं और मुझे एक जिम्मेदार वयस्क की आवश्यकता है। मैंने उन्हें आपका नंबर दिया क्योंकि आप हमारे घर के मालिक हैं। उस बचकाने तर्क की सरलता ने उन्हें झो के लिए कठिन बना दिया। मकान मालिक वह निकटतम अधिकारी था जिसे वह किसी आपात स्थिति में कॉल कर सकती थी। इस लड़की के जीवन के बारे में क्या कहा गया? जबकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे, रिचर्ड ने और अधिक सीखा। एलन विलियम्स एक सीमस्ट्रेस थी और जब से उसकी बीमारी खराब हुई थी तब से वह घर से काम कर रही थी। जो ने अपनी मां को देखकर सिलाई करना सीखा था और अब वह उन कामों को करती थी जो वह 11 साल की उम्र में पूरा नहीं कर सकती थी। वह भुगतान का प्रबंधन करती थी, समय सीमा पर बातचीत करती थी और घर की देखभाल खुद करती थी।
रिचर्ड को अभी तक यह नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके जीवन को उन तरीकों से बदल देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस अस्पताल के दरवाजे के पीछे एक रहस्योद्घाटन उसका इंतजार कर रहा था, जो उसके विशेषाधिकार प्राप्त अतीत को इस लड़की के वर्तमान से इस तरह से जोड़ता था जिसकी इस शहर में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। यदि साहस, बलिदान और मोचन की यह कहानी आपके दिल को छूती है, तो यह जानने के लिए साइन अप करना सुनिश्चित करें कि कैसे एक प्रतीत होता है कि आकस्मिक मुलाकात दशकों से रखे गए रहस्यों को उजागर करने वाली थी और हमेशा के लिए उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया जो सोचता था कि पैसा दुनिया में मूल्य का एकमात्र माप है। मर्सी अस्पताल के अंदर रिचर्ड, जो के पीछे आईसीयू में गया, एक सख्त दिखने वाली नर्स ने उन्हें रोका। केवल निकटतम परिवार। उसने रिचर्ड को उसके महंगे सूट में संदेह से देखते हुए कहा, वह मेरे चाचा हैं। जो ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला। नर्स ने एक से दूसरी की ओर देखा। स्पष्ट रूप से श्वेत कार्यकारी और काली लड़की के बीच रिश्तेदारी पर संदेह था, लेकिन उसने नरमी दिखाई। एलन विलियम्स को ट्यूब और मॉनिटर से जोड़ा गया था। उसका कमजोर शरीर अस्पताल की चादरों के नीचे लगभग गायब हो रहा था। निमोनिया तपेदिक से जटिल हो गया था। डॉ कार्सन ने समझाया, श्रीमती विलियम्स को विस्तारित अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है। कितने समय तक? रिचर्ड ने पूछा। कम से कम 3 सप्ताह और फिर घर पर देखभाल। दालान के एकांत में जो अंततः टूट गई। सामाजिक सेवाएं। यदि मेरी मां 3 दिनों से अधिक यहां रहती हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अकेली हूं। ऐसा होने से पहले ही वे मुझे आश्रय में डाल देते। तभी एक सामाजिक कार्यकर्ता का बैज पहने एक मध्यम आयु वर्ग की अश्वेत महिला जो विलियम्स के पास पहुंची। मैं बाल सुरक्षा सेवाओं से डायना मॉरिस हूं। हमें आपकी अस्थायी व्यवस्था के बारे में बात करनी है। लड़की के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। रिचर्ड को एहसास हुआ कि वह भागने वाली थी। वह मेरी निगरानी में है, उसने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। मैं रिचर्ड कोलमैन हूं, उस संपत्ति का मालिक जहां आप रहती हैं। मैं उसकी मां के अनुरोध पर अस्थायी रूप से उसकी देखभाल कर रहा हूं। डायना ने उसे संदेह से देखा। क्या आपके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है? मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूं। मेरे पास एक वकील है जो आज ही सब कुछ तैयार कर सकता है। अगले कुछ दिनों में रिचर्ड एक ऐसी दुनिया में चला गया जो उसके लिए अजीब थी। उसके वकील मार्टिन गोल्डस्टीन ने सोचा कि वह पागल हो गया है जब उसने समझाया कि वह अस्थायी हिरासत लेना चाहता है। रिचर्ड, आपको बच्चों के साथ कोई अनुभव नहीं है। सामाजिक सेवाएं इसे कभी भी मंजूरी नहीं देंगी। तो उन्हें इसे मंजूरी देने के लिए कहें, उसने शुष्क रूप से उत्तर दिया। यह लड़की आश्रय में नहीं जा रही है। जब कानूनी कार्यवाही चल रही थी, रिचर्ड जो को अपने शानदार पेंट हाउस में ले गया। लड़की ऐसे चल रही थी जैसे उसे किसी चीज को देखकर ही टूटने का डर हो। आप अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकती हैं, उसने कहा। मैं अपनी मां के पास रहना पसंद करूंगा, उसने जवाब दिया। मैं अस्पताल में सो सकती हूं, इसकी अनुमति नहीं है जो, और आपको आराम करने की जरूरत है। मुझे काम करना है, श्रीमती पैटरसन ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं। रिचर्ड ने उसके छोटे कठोर हाथों को देखा। हमें अभी उस पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, उसने तीव्रता से जवाब दिया। यह मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन वे मार्टिन के कार्यालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिले। मिस्टर कोलमैन, एक अकेले आदमी के लिए जिसका कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, एक लड़की की कस्टडी का अनुरोध करना असामान्य बात है, डायना ने कहा। मैं बस एक किराएदार की मदद कर रही हूं। विकल्प एक ऐसी प्रणाली है जो उसे उसकी मां से अलग कर देगी। हमें यह आकलन करने की जरूरत है कि क्या यह उचित है। डायना ने जॉ की ओर देखा, जो चुप थी लेकिन सतर्क थी। तुम क्या सोचती हो जो? क्या तुम मिस्टर कोलमैन के साथ रहना पसंद करोगी या किसी पालक घर में जाना पसंद करोगी? मिस्टर कोलमैन मुझे काम करने देते हैं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। पालक घरों में वे ऐसा नहीं करते हैं, और अगर मैं काम नहीं करती हूं तो हम अपना अपार्टमेंट खो देते हैं। बाहर निकलते समय डायना ने रिचर्ड को एक तरफ खींच लिया। मैं आपको देख रही हूं मिस्टर कोलमैन। अगर मुझे कुछ भी संदिग्ध लगता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी। जिस चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया
वह था विक्टोरिया रेनॉल्ड्स। अपनी खड़ी कार से उन्हें देख रही थी। विक्टोरिया कोलमैन एस्टेट्स में बोर्ड की निदेशक अपने अडिग स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। जब रिचर्ड कुछ साल पहले बोर्ड में शामिल हुए थे तो उन्होंने उन्हें अपने नियंत्रण के लिए एक खतरे के रूप में देखा था। अब वह चुपचाप उस दृश्य की तस्वीरें ले रही थीं। वह मुस्कुराई। इस बीच बात के दिनों में रिचर्ड ने भवन के दस्तावेजों में कुछ दिलचस्प खोज कोलमैन एस्टेट्स के कार्यालय में विक्टोरिया ने अपनी खोज प्रस्तुत की। रिचर्ड एक अश्वेत बच्चे को शरण दे रहा है जिसका कोई प्रमाणित रिश्तेदार नहीं है। प्रेस को इस पर खूब चर्चा होगी। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? असहज सदस्यों में से एक ने पूछा। मेरा सुझाव है कि रिचर्ड भावनात्मक अस्थिरता प्रदर्शित कर रहा है जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ रही है, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। और मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई पर विचार करें। विक्टोरिया को यह नहीं पता था कि जब वह रिचर्ड के खिलाफ झोंका का उपयोग करने की योजना बना रही थी तो लड़की पहले से ही सिलाई के टांके और अस्पताल के चक्कर लगाने के बीच अपना स्वयं का सुरक्षा जाल बुन रही थी। उसने रिचर्ड की फोन पर बातचीत से लेकर उसके द्वारा टेबल पर छोड़े गए दस्तावेजों तक की हर जानकारी को देखा, सुना और संग्रहित किया। गणित के पाठों के बीच उसकी स्कूल नोटबुक में एक सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड विकसित हुआ और अदृश्य धागों की उस उलझन में कहीं सच्चाई थी कि शहर के सभी अपार्टमेंटों में से उसकी मां ने उस विशेष इमारत पर कोलमैन्स का स्वामित्व क्यों देने पर जोर दिया था। एक सच्चाई जिसने उस कुलीन परिवार में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सप्ताह बीत चुका था जब रिचर्ड को अप्रत्याशित फोन आया। विक्टोरिया रेनॉल्ड्स ने एक असाधारण बोर्ड मीटिंग के लिए कोलमैन एस्टेट्स मुख्यालय में उनकी तत्काल उपस्थिति का अनुरोध किया। उनके सचिव के ठंडे स्वर से पता चलता था कि यह एक दोस्ताना संबंध नहीं था। वे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, मार्टिन ने चेतावनी दी। जब रिचर्ड ने उनसे परामर्श किया, विक्टोरिया आपके और लड़की के बारे में जानकारी खोद रही है। मेरे सूत्रों का कहना है कि वह आपकी मानसिक क्षमता पर सवाल उठाने के लिए इसका इस्तेमाल करने जा रही है। इस बीच अस्पताल में एलन विलियम्स की हालत स्थिर हो गई थी, लेकिन वह अर्धचेतन थी और उन सवालों का जवाब देने में असमर्थ थी जो जमा हो रहे थे। रिचर्ड के अपार्टमेंट में जो ने अपनी सिलाई मशीन पर उग्र रूप से काम किया, लेकिन वह कपड़े नहीं बना रही थी। यह एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े थे। क्या आप वास्तव में उनका सामना करने जा रहे हैं? जो ने अपने काम से ऊपर देखते हुए पूछा, क्योंकि रिचर्ड मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। मुझे जाना है, यह मेरी कंपनी का भी काम है। तो यह ले लो। उसने उसे अपनी स्कूल नोटबुक दी। पेज 27। रिचर्ड ने नोटबुक खोली और ठिठक गया। वे अखबार की कतरने, दस्तावेजों की प्रतियां और पृष्ठ के केंद्र में तारीखों और नामों के साथ सटीक नोट्स थे। एक पीले रंग की क्लिपिंग में उसके अपने पिता विलियम कोलमैन की एक तस्वीर थी जो श्रमिकों के एक समूह के बगल में खड़े थे। उनमें एक युवा एलन विलियम्स भी थी। आपको यह कहां से मिला? मेरी मां ने इसे एक बॉक्स में रखा था। वह पहले कोलमैन एस्टेट्स बिल्डिंग में काम करती थी, कर्मचारियों के लिए वर्दी सिलती थी। आपके पिता ने सभी को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन फिर जो ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसकी तीव्र निगाह ने बाकी कहा। रिचर्ड को एक पुराना विवाद याद आया, कुछ ऐसा जिसे उसके पिता ने गोपनीयता समझौतों की परतों के नीचे दबा दिया था। कंपनी के शुरुआती दिनों के दर्जनों कर्मचारी, जिनमें से ज्यादातर अश्वेत थे, कंपनी के बंद होने पर वादा किए गए मुआवजे के बिना काम से निकाल दिए गए थे। और भी है। जो ने पृष्ठ पलटना जारी रखा। उस समय विक्टोरिया कानूनी निदेशक थी। वह वही थी जिसने फर्जी अनुबंध तैयार किए थे ताकि कोई शिकायत न कर सके। रिचर्ड ने 40वीं मंजिल पर कांच की दीवार वाले बोर्डरूम में प्रवेश किया। 9 बोर्ड सदस्य पहले से ही बैठे थे। विक्टोरिया ने कहा, परिवार से कोई संबंध न होने के कारण हमारी कंपनी घोटाले के जोखिम में है। मेज के चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। उसकी आवाज में झूठी चिंता झलक रही थी। मैं उनकी नेतृत्व क्षमताओं का मूल्यांकन करने तक एक अस्थायी छुट्टी का प्रस्ताव करती हूं। बोर्ड के सदस्यों के बीच असहज नजरों के आदान प्रदान के दौरान रिचर्ड चुप रहे। जब विक्टोरिया ने बात खत्म की तो उन्होंने बस अपना लैपटॉप खोला और उसे प्रोजेक्टर से जोड़ दिया।
आपके वोट देने से पहले मैं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहूंगा जो अभी अभी मेरे ध्यान में आए हैं। उनके पिता द्वारा हस्ताक्षरित मूल अनुबंध स्क्रीन पर दिखाई दिया, जिसमें कंपनी के पहले 50 कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प देने का वादा किया गया था, जिसमें एलन विलियम्स के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इसके बाद संशोधित दस्तावेज था, जिसने मूल को विक्टोरिया के हस्ताक्षर से बदल दिया था, जो परिवर्तन को अधिकृत करता था। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे विक्टोरिया रेनॉल्ड्स ने व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी की, जिसने दर्जनों अश्वेत परिवारों को हमारी कंपनी में उनके सही शेयरों से वंचित कर दिया। रिचर्ड विक्टोरिया की ओर मुड़े, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। जिसका मुझे जो विलियम्स के कारण पता चला, उन लोगों में से एक की बेटी जिन्हें आपने धोखाधड़ी करने में मदद की थी। कमरे में सदमे की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ सलाहकारों में से एक ने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी आंखें रगड़ लीं। श्री पीटरसन, रिचर्ड ने पूछा, आपको वह समय याद है ना? आपने मेरे पिता के साथ काम किया था जब यह सब हुआ था। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अफवाहें याद हैं, लेकिन विलियम ने हमें आश्वासन दिया था कि सभी को उचित मुआवजा दिया गया था। विक्टोरिया द्वारा कायम रखा गया झूठ, रिचर्ड ने जवाब दिया, और फिर अपने पिता द्वारा सहेजे गए ईमेल प्रक्षेपित किए। विक्टोरिया और विलियम कोलमैन के बीच बातचीत, जिसमें उन्होंने काले कर्मचारियों के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी को कवर करने के तरीके पर चर्चा की थी। विक्टोरिया ने अपने सेल फोन के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मार्टिन, जो चुपचाप कमरे में प्रवेश कर गया था, ने हस्तक्षेप किया। चिंता मत करो श्रीमती रेनॉल्ड्स, हमने पहले ही इन दस्तावेजों की प्रतियां न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग और प्रमुख समाचार आउटलेट को भेज उसके झूठ का साम्राज्य ढह रहा था, क्योंकि उसके सलाहकारों ने उसके तत्काल इस्तीफे की मांग की थी। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छपीं, कोलमैन एस्टेट्स में घोटाला, दशकों से चले आ रहे नस्लीय भेदभाव का पर्दाफाश। कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में 30% गिर गए, जबकि विक्टोरिया को संघीय जांच का सामना करना पड़ा। रिचर्ड उस अस्पताल में वापस लौटा जहां एलन विलियम्स को होश आया था। उसके बिस्तर के पास जो पहली बार मुस्कुराई जब से वह उससे मिली थी। मेरी मां हमेशा कहती थी कि सत्य अपना रास्ता खोज लेता है। लड़की ने एलन के कमजोर हाथ को पकड़ते हुए कहा, भले ही इसमें एक पीढ़ी लग जाए, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक और भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। जब एलन अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई रिचर्ड और उसकी बेटी को साथ साथ देख रही थी, तो उनके बीच एक और भी गहरा रहस्य मंडरा रहा था, जो न केवल कंपनी को बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान को फिर से परिभाषित करेगा। घोटाले के 3 महीने बाद कोलमैन नाम बोस्टन में कुछ अलग ही प्रतिनिधित्व करने लगा। कोलमैन एस्टेट्स मुख्यालय को प्रवेश द्वार पर एक नए चिन्ह कोलमैन एंड विलियम्स होल्डिंग्स के साथ बदल दिया गया था। एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ एक व्यापारिक साझेदारी से कहीं अधिक का प्रतीक था। रिचर्ड ने अकल्पनीय किया था, डीएनए परीक्षण के माध्यम से पुष्टि करने के बाद कि उसका दिल पहले से ही क्या जानता था। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की, जो विलियम्स मेरी जैविक बेटी है। मेरे परिवार का इतिहास काले लोगों के श्रम और सम्मान की व्यवस्थित चोरी पर बना है। उन्होंने जो और अभी भी ठीक हो रही इलेन के साथ घोषणा की, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भविष्य को फिर से लिख सकता हूं। कंपनी के 40% शेयरों के साथ स्थापित कोलमैन मरम्मत कोष ने पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को उन 23 लोगों के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। नए बोर्ड रूम में, जहां कभी केवल श्वेत पुरुष ही मुख्य रूप से काले पड़ोस में संपत्तियों का भाग्य तय करते थे, अब समुदायों के प्रतिनिधि खुद निवेश और विकास पर वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति के साथ बैठे थे। दूसरी ओर विक्टोरिया रेनॉल्ड्स को कई संघीय आरोपों का सामना करना पड़ा। दशकों से बनाया गया उसका झूठ का साम्राज्य कुछ ही हफ्तों में ढह गया। सबूत अकाट्य थे। पूर्व कर्मचारियों की गवाही और आंतरिक दस्तावेजों के बीच न्याय विभाग ने एक विनाशकारी मामला बनाया। यह लड़की थी, विक्टोरिया ने अपने वकीलों के साथ निजी बातचीत में कहा। एक बच्चे ने कैसे पता लगाया कि कॉरपोरेट वकीलों ने दशकों तक क्या छुपाया था?
उत्तर उसकी कल्पना से कहीं अधिक सरल था। एलन विलियम्स एक सीमस्ट्रेस से बहुत अधिक थी। कंपनी के शुरुआती वर्षों में एक सहायक सचिव के रूप में उसके पास उन दस्तावेजों तक पहुंच थी जिन्हें अन्य कर्मचारी कभी नहीं देख सकते थे। मुझे पता था कि एक दिन रिचर्ड हमारे जीवन में वापस आएगा। एलन ने जो को समझाया जब वह घर पर ठीक हो रही थी, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने वह सब कुछ रखा जो यह साबित कर सकता था कि वह वास्तव में कौन था, अच्छा और बुरा। पूर्व सिलाई कक्ष में, जिसे अब जो के अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया है, पिता और बेटी विशेषाधिकार, जाति, एक ऐसी प्रणाली के बारे में लंबी और कभी-कभी असहज बातचीत करते थे जो एक काले बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में काम करने की अनुमति देती थी जिसे कोई भी श्वेत बच्चा कभी नहीं सहने देता। असली शर्म की बात यह नहीं है कि आप किराया लेने आए थे। जो ने एक दोपहर को रिचर्ड को अपना नया स्कूल प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहा, बल्कि यह है कि आपने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। पॉइंट्स दैट कनेक्ट। परियोजना ने पुराने भवन को जहां वे रहते थे एक कला और शिल्प स्कूल में बदल दिया, जिसमें हाशिए के समुदायों के युवा लोगों के लिए सिलाई, डिजाइन और उद्यमशीलता पर जोर दिया गया। पहली कक्षा, जिसमें 30 लड़कियां थीं, का मार्गदर्शन जो द्वारा किया गया। पुराने कोलमैन एस्टेट के ढहाने के 6 महीने बाद विक्टोरिया रेनॉल्ड्स को धोखाधड़ी, जालसाजी और न्याय में बाधा डालने के लिए 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसी दिन नई कंपनी की शहरी पुनर्विकास परियोजना को नगर परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई, एक ऐसी योजना जो मूल निवासियों को विस्थापित किए बिना पड़ोस का नवीनीकरण करेगी, जिसमें कम आय वाले परिवारों के लिए सुलभता की संविदात्मक गारंटी होगी। कुछ लोगों को वह सीखने में जीवन भर लग जाता है जो मैंने 6 महीने में सीखा, रिचर्ड ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा। उद्देश्य के बिना धन केवल खाली संचय है। जिम्मेदारी के बिना विशेषाधिकार मौन हिंसा का एक रूप है। परिवार के नए घर में एलेन आखिरकार अपनी ताकत वापस पा रही थी। जिन हाथों ने सालों तक अथक परिश्रम किया था, अब वे सिलाई करने वालों की एक टीम को स्कूल यूनिफॉर्म की एक लाइन बनाने का निर्देश दे रहे थे, जिसे उस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को दान किया जाएगा। एक पतझड़ की दोपहर, जब जो अपनी मां के लिए एक नई ड्रेस ठीक कर रही थी, रिचर्ड एक पुराने बॉक्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे यह मेरे पिता की फाइलों में मिला, उसने इसे ध्यान से खोलते हुए कहा। अंदर यूनिफॉर्म और कॉरपोरेट कपड़ों के दर्जनों चित्र थे, सभी एलन विलियम्स द्वारा हस्ताक्षरित और 20 साल पहले की तारीख वाले। वे चित्र जो कंपनी ने बिना किसी श्रेय या उचित मुआवजे के इस्तेमाल किए थे। वह हमेशा से जानता था कि तुम असली निर्माता हो, रिचर्ड ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। और फिर भी उसने विक्टोरिया को उस योजना को पूरा करने की अनुमति दी। एलन ने एक स्केच उठाया, पीले पड़ चुके कागज पर अपनी उंगलियां फिराईं। मैंने कभी पैसे या पहचान के लिए चित्र नहीं बनाए। मैंने चित्र इसलिए बनाए क्योंकि मुझे यही करना पसंद था। यही कारण है कि तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे थे, जो ने गर्व से जवाब दिया, इसलिए मेरे भी अच्छे हैं। उस रात जब शहर सो रहा था, 3 पीढ़ियां जो खून से जुड़ी थीं, विशेषाधिकारों से अलग थीं और अंततः न्याय से फिर से जुड़ी थीं, एक ऐसे भविष्य की योजना बना रही थीं जहां योग्यता और अवसर किसी की त्वचा के रंग या जन्म के जिप कोड से निर्धारित नहीं होंगे। एक आदमी जिसने पाया कि उसकी असली विरासत उसकी अचल संपत्ति में नहीं बल्कि उस बेटी में थी जिसे वह लगभग नहीं जानता था। एक महिला जिसकी प्रतिभा चुरा ली गई थी लेकिन जिसकी गरिमा बरकरार रही, और एक लड़की जिसने सुई और धागे से न केवल कपड़े सिल दिए बल्कि उन दुनियाओं के बीच सेतु का काम किया जो हमेशा के लिए अलग लगती थीं।